Hello everyone and very warm welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me Neha. कल हमने बात की थी द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के बारे में और आज हम देखेंगे जो हिंदू लॉ का सेकंड हेड है दैट इज़ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 का एक्ट नंबर ये 30 है और ये बना था राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे। द हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो बात करता है दो तरह की डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इट्स ऑल अबाउट उत्तराधिकार अधिनियम के उत्तराधिकारियों को जो उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होगा। तो इसमें हम दो तरह से बात करते हैं। पहला होता है इंटर स्टेट और दूसरा होता है टेस्टामेंट्री। द इंटर स्टेट आर दोज जो कि बिना किसी वसीयत के, बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके जो हायर्स हैं उनको कैसे उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी इसके बारे में बात होती है। और टेस्टामेंट्री हेड के अंदर हम उस बारे में बात करते हैं कि जिन्होंने अपनी वसीयत कर दी है उनकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स and same 30 articles, and we'll take a look for a quick revision. जो हमारा चैप्टर 1 है सेम एज हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज़ ऑफ प्रिलिमिनरी एंड इट इंक्लूड्स 4 sections. Section 1 is short, title and extent. This act may be called the Hindu Succession Act of 1956 and it extends to whole of India except the state of Jammu Kashmir earlier 30th of October 2019 and 2019 के उस amendment के बाद में एज वी ऑल नो कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया गया है। आफ्टर दैट हिंदू सक्सेशन एक्ट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा एंड ये है इसका एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्ट सेम चलेगा। हिंदूज़ पे अप्लाई होता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसियन, ज्यूज़ को छोड़ करके। आइदर वो बुद्ध हो, लिंगायत हो, वैश्य हो, ब्रह्मा हो, जो भी उनके होंगे उसमें कोई भी वो नहीं होगा। सिर्फ मुस्लिम, पारसी, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड किया गया है। और सेक्शन 3 हमारा बात करता है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं। पहला है एग्नेट की डेफिनेशन दी गई है ए में। ए एग्नेट है कि वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड टू ब्लड और अडॉप्शन फ्रॉम द थ्रू द मेल। अगर जो मेल वाली जो जनरेशन चलती है अगर वो मेल से रिलेटेड तो उनको एग्नेट बोलते हैं। इसको हिंदी में गोत्रज बोलते हैं। इफ़ दे बिलोंग टू द सेम गोत्र दे आर एग्नेट, दैट इज़ गोत्रज। सेकेंड इज अलिय संतान विधि। एक्चुअली ये बेसिकली मद्रास की है, तो मद्रास का अपना एक लॉ चलता है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। कॉग्नेट इज़ अबाउट कि ज़रूरी नहीं वो कम्प्लीटली मेल से ही रिलेटेड हो, अडॉप्शन के थ्रू, ब्लड के थ्रू। इसको कॉग्नेट को हिंदी में बंधु बोलते हैं। फिर डी में बात की गई है कस्टम एंड यूसेज की। कोई भी प्रथा, कोई भी अगर रूल आपका काफ़ी टाइम से चला आ रहा है तो उसको हम कस्टम एंड प्रथा के अंतर्गत देखते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कहीं भी ना जा रहा हो। ठीक है। और अगर वो किसी फैमिली विशेष में चल रहा है कोई रीति रिवाज तो उसका कहीं से भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 का जो क्लॉज ई है वो बात करता है फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड की। Full blood are those came from the same ancestor and ancestress. Ancestress stands for mother and ancestor stands for father. And half blood are those came फादर सेम है बट मदर डिफरेंट, यानी कि एंसेस्ट्रस डिफरेंट है। यूटेराइन ब्लड आर दोज दैट फादर्स आर डिफरेंट बट दे केम फ्रॉम द सेम मदर, दे आर रिलेटेड टू द सेम मदर। ठीक है, ई हो गया। देन एफ में बात की गई है हायर्स की। हायर्स मीन्स अ पर्सन मेल और फीमेल हु इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटर स्टेट अंडर दिस एक्ट, जो कि उनकी प्रॉपर्टी को आगे लेने के लिए, सक्सीड करने के लिए इंटाइटल होते हैं, उनको हेयर्स बोलते हैं। इंटर स्टेट का मतलब है अ पर्सन इज डीम्ड टू डाइड इंटर स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच ही और शी हैज़ बीन मेड अ टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन केपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटर स्टेट यानी कि निर्वसीयती। फिर आता है आपका ये मद्रास का, फिर से आ गया है एच क्लॉज। ये क्या है, मुरुमकत्यम विधि, मुरुमकत्यम लॉ। ओके, ये वही मद्रास का है, एच हो गया। देन हम बात करते हैं इसके साथ, देन आई में आता है आपका नंबूदरी लॉ। ये सेम मद्रास का है और जे बात करता है रिलेटेड। रिलेटेड का क्या मतलब होता है इसके बारे में जे बताता है। और सेक्शन 4 बात करता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट।
तो इसमें अमेंडमेंट के बाद में एक चीज़ जोड़ी गई थी, इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो शेयर विल बी गिवन टू द girls after the amendment of 2005 save as the otherwise expressly provided in the act। ओवर राइडिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर इसके पहले का कोई भी लॉ बनता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। बट अगर उसका कोई भी क्लॉज, कोई भी प्रोविजन हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट को कहीं से भी इफेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस को ही मान्यता दी जाएगी उन एक्ट्स के ऊपर। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है ना। चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट द इंटरस्टेट सक्सेशन यानी कि निर्वसीयती उत्तराधिकार। एक्ट नॉट अप्लाइड टू सर्टेन प्रॉपर्टीज़, ये कहता है, इट इज़ सेड इन द सेक्शन 5 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें 3 क्लासेस दी गई हैं। पहली चीज़ है कि अगर वो प्रॉपर्टी हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर आ रही है तो हमारा ये सक्सेशन एक्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और अगर जो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो कंट्री है उसमें प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, तो अगर उन रियासतों के जो हेड थे, जो राजा थे, अगर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले, तो ये एक्ट हमारा उन एग्रीमेंट्स के को ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, दे विल नॉट, इट विल नॉट बी गेट अफेक्टेड। एंड सेम थिंग इज़ कि वलियम्मा, थम्पुरन, कोविलगम स्टेट एंड द पैलेसेस फंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मद्रास का कुछ भी ऐसा है, कोचिन के महाराज का प्रोमलगेशन जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा गवर्न हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट द डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि सहदायकी संपत्ति के बारे में बताया गया है। ये सेक्शन बेसिकली सब्सटीट्यूट किया गया है हमारे अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, जिसमें कि गर्ल्स के राइट को भी इंक्लूड किया गया है मिताक्षरा लॉ के अंतर्गत। तो जो इसका क्लॉज 1 का ए है कि ऑन and form the commencement of the Hindu Succession Act 8 2005 in a joint family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall, की राइट्स बताए गए हैं। ए में बोलता है कि बाय बर्थ बिकम्स द को पार्टनर, वो जो लड़की है वो वैसे ही बाय बर्थ को पार्टनर की उत्तराधिकारी बन जाती है जैसे कि अगर वो एक सन होती। एंड हैव द सेम राइट्स इन द को पार्टनर प्रॉपर्टी, को पार्टनर प्रॉपर्टी में उसके सेम राइट्स हो जाते हैं जैसे कि एक सन के होते हैं। इससे रिलेटेड एक केस भी आता है, बाबू दांगदू वर्सेस बेबी। एंड हियर कम्स अ सी क्लॉज की उसकी सेम लाइबिलिटी उस प्रॉपर्टी के लिए बन जाएगी जैसी कि एक सन की होती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें 2 और 3 भी दिया गया है। 3 में टॉक्स अबाउट द टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट सक्सेशन एज द केस में बी अंडर नॉट द सर्वाइवरशिप। एंड बेसिकली सेक्शन 6 में राइट्स ऑफ डॉटर के बारे में बात की गई है। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 7। इसमें एक केस और देख लेते हैं, पुष्पलता वर्सेस, सेक्शन 6 में ही है, पुष्पलता वर्सेस पुष्पलता एनवी वर्सेस वी पद्मा 2010 का ये केस है कि सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट एज अमेंडेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 हैज़ conferred the right upon the daughters as a co-partner in the Mitakshara co-partnery, but only such daughters would be a co-partner who is born after the act came into force, that is 17th of June 1956. Daughters' marriage will not put an end on the rights of the daughters which she has acquired by birth। लड़की की शादी हो जाने के बाद में उसके राइट्स अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी से ख़त्म नहीं हो जाते हैं और ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब वो लड़की इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में पैदा हुई हो, यानी कि 17 ऑफ जून 1956 के बाद में। नाउ हियर कम्स सेक्शन 7 विच टॉक्स अबाउट द डिवोल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द तरवाड़, तवाजी एंड द कुटुम्ब, कवरू एंड इलम। ये बेसिकली फिर से वही मद्रास वाला सीन आ गया है कि मद्रास के जो लॉ, तो सेक्शन 7 में ये बोलता है कि अगर वो ये अपने मद्रास के जो नंबूदरी और मुरुकट्टयम लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो गवर्न हो रहे हैं, बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो इस सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, ना कि अपने नंबूदरी लॉज के अकॉर्डिंग। इसका क्लॉज 2 बात करता है कि
when a Hindu to whom the earlier Santana law would have been applied if the act not been passed as of the commencement of this act, having the time of his death the undivided interest in the property of the Kutumba, the case may be his or her interest in the property shall devolve testamentary interstate as the case may be under a succession of the earlier Santana law. सेम थिंग है कि वो जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे. सेक्शन 10 जो है वो काफ़ी सॉरी सेक्शन 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट टॉक्स अबाउट द जनरल रूल्स ऑफ द सक्सेशन ऑफ द इन द केस ऑफ मेल. जनरल रूल कि मेल का जो सक्सेशन है वो कैसे चलेगा. मेल की बात की गई सेक्शन 8 में और फीमेल के सक्सेशन की बात की गई है सेक्शन 15 में. पहले देख लेते हैं मेल के जनरल रूल्स को. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटरस्टेट यानी निर्वसियती अगर मर गया है तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व किया जाएगा. फर्स्टली अपॉन द हायर्स बीइंग द रिलेटिव्स ऑफ द क्लास. सक्सेशन एक्ट में पीछे शेड्यूल दिया गया है जिसमें क्लासेस डिवाइड की गई हैं, जिसमें कि अगर क्लास फर्स्ट में स्पेसिफाइड जो लोग हैं पहले उनको दिया जाएगा. फर्स्ट में फर्स्ट क्लास का कोई भी हेयर नहीं है तो हम सेकंड क्लास के रिलेटिव्स में जाएंगे. सेकंड क्लास का कोई रिलेटिव अवेलेबल नहीं है तो हम एग्नेट्स में जाएंगे यानी कि गोत्रज में जाएंगे. ऑफ द डिसीज यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके गोत्रजों में वो प्रॉपर्टी को डिवॉल्व किया जाएगा. एंड लास्टली इफ़ देयर इज़ नो एग्नेट इट विल गो टू द कॉग्नेट्स यानी कि जो बाकी बंधु बांधव और कजन्स वगैरह आ जाते हैं उनमें चली जाएगी. एंड हेयर कम्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन. ऐसा बोला गया था एरम्मा वर्सेस वेरुप्पा. It's a case of 1966. So here comes the section 9 order of succession among the heirs in the schedule. ऑर्डर्स का हेयर्स के सक्सेशन के ऑर्डर के बारे में सेक्शन 9 बात करता है. एंड कि अमंग द हेयर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल पहले क्लास 1 में जाएगा. क्लास 1 के नहीं मिले तो क्लास 2 में जाएगा. क्लास 2 के ना मिले तो इन द सेकेंडरी प्रेफर द थर्ड एंट्री. फिर हम थर्ड एंट्री में चले आएंगे और ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा. और अगर कोई भी वंशज नहीं मिलता है एग्नेट कॉग्नेट और कहीं से भी तो वो प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाती है. ठीक है. नाउ द सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल. इंटर क्लास 1 के शेड्यूल के हेयर्स के बारे में यहाँ पे 4 रूल्स दिए गए हैं जो कि सेक्शन 10 में बात करता है कि अगर कोई इंटरस्टेट की जो विडो होती हैं या एक से ज़्यादा विडो होती हैं तो उनके लिए एक शेयर होगा. उसी एक शेयर में उनकी जितनी भी विडो हैं वो अपना शेयर लेंगी. हर विडो के लिए अलग अलग शेयर नहीं आएगा. द सर्वाइविंग सन डॉटर एंड मदर इन तीनों के लिए एक एक शेयर होगा. सन के लिए एक, मदर के लिए एक एंड डॉटर के लिए एक. ठीक है. फिर रूल 3 कहता है द हेयर्स इन विच द ब्रांच ऑफ द प्रेडिसीज सन्स एंड द सन्स डॉटर इंटरस्टेट शैल बिटवीन देम टेक द वन शेयर. सेम थिंग है कि अगर उसके बहुत सारे बच्चे हैं तो भी उस सन का जो एक सिंगल शेयर है उसी में उसके बच्चे शेयर लेंगे जितने भी होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रेफर टू इन रूल 3 अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रेडिसीज सन शेल be so made in his widows or widows surviving son and the daughter equal portion. सबको equal portion मिलेगा. among the heirs in the branch of the predeceased daughter shall so made in the surviving of the son and the daughter's equal portion. son daughter को surviving जितने भी उनको equal portion मिलेगा. ठीक है. now the here comes the section 11 which talks about the distribution of property among the heirs in class 2. 11 बात करता है heirs in class 2 and the 10 talks about the heirs of class 1. class 2 के heirs के बारे में यहाँ पे बात की गई है. Then comes the now here comes the section 12 which talks about the order of succession among the agnates and the cognates. बंधु और गोत्रज एंड बंधुओं के बीच में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन की बात की गई है. इसके लिए 3 रूल्स दिए गए हैं. ऑफ 2 heirs द वन हु हैज़ फ्यूअर नो डिग्रीज ऑफ एसेंट. जिनके आगे एसेंट की कोई डिग्री नहीं है उनको प्रेफर किया जाएगा उन 2 heirs में से एक को. वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट इज सेम. अगर दोनों की एसेंट की डिग्री सेम है तो फिर ये देखा जाएगा कि किनके पास डिसेंट की डिग्री काफ़ी कम है. ठीक है. रूल 3 कहता है कि वेयर नीदर हियर इज एंटाइटल्ड टू प्रेफर्ड इन द अदर अंडर रूल 1 एंड 2 दे शैल बी टेकन साइमल्टेनियसली. अगर एसेंट और डिसेंट का कुछ भी ऐसा सीन नहीं है तो उन दोनों को इक्वल अंश भाग दिया जाएगा. नाउ हियर कम्स द कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री. जो कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री है वो कैसे किया जाएगा उसकी बात की गई है सेक्शन 13 में कि जो कंप्यूटेशन है वो आएगा कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन अमंग द एग्नेट्स एंड द कॉमन रिलेशन शैल रेकन फ्रॉम द interest to the succession to the higher in the terms of the degree ascent to the degree both at the case may be degree of the ascent and the degree of the descent commutated inclusively. ascent की
उनके आगे वाले और उनके पीछे वाले कितने लोग कितने लोग बचते हैं, कितने लोग आने वाले, इसके हिसाब से डिग्री का कंप्यूटेशन होता है। एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ डिग्री ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। हर जनरेशन एक डिग्री बनाती है, चाहे वो असेंडिंग की हो चाहे वो डिसेंडिंग की हो। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 14, प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट। फीमेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब दोनों ही है, मूवेबल एंड इमूवेबल। नाउ हियर कम्स द next section, which is section 15, which talks about the general rule of succession in the case of female Hindus. Female Hindu की जो succession है उसका rule क्या जाएगा? Firstly, upon the son and daughter including the children of the predeceased son and daughter के पास जाएगा। son and daughter नहीं है, मर आ गए हैं, तो उनके बाद के जो उनके बच्चे होते हैं उनके पास जाएगा। and husband में जाएगा। secondly, upon the heirs of the husband, उसके बाद फिर husband के वंशजों में जाएगा। उनके भी नहीं है तो फिर thirdly मदर फादर में जाता है, और फोर्थली फिर जाता है फादर के वंशजों में, हेयर्स में, वारिसों में, और लास्टली जाता है मदर के वारिसों, नॉट विथ रैंक एंड सक्सेशन वन। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 16, द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द हेयर्स ऑफ द फीमेल हिंदू। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल हिंदू का कैसे होगा ये बताया गया है। हियर कम्स द सेक्शन 17, सेम है, मद्रास वाला लॉ है इसमें, कि यहाँ पे कुछ इन्होंने सब्सटीट्यूशन कर दिए हैं और कुछ चीज़ें ओमिट कर दी हैं अपने लिए मद्रास लॉ के अकॉर्डिंग। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, 10 एंड 17। Section 17 is a special provisions respecting the person governed by the Marumakkatayam and the Aliya Santana law। ठीक है, फिर ये है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, 10, 15 एंड 23 शैल हैव द इफेक्ट रिलेटिंग टू द पर्सन हु वुड हैव बीन गवर्न्ड बाय दीज लॉज ऑफ दिस एक्ट नॉट बीन पास्ड एज इफ। इन्होंने अपने हिसाब से अपने लॉ में क्लॉज सी एंड डी ऑफ सेक्शन 8 जो कि मेल का था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है अपने क्लॉज सी से, विच सेज दैट thirdly if there is no heir of any of the two classes then upon the relative whether agnate or cognate। अगर थर्ड में अगर क्लास 2 का कोई भी हेयर नहीं मिलता है तो एग्नेट या कॉग्नेट पर प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है। सेकेंडली बोल रहा है कि फॉर क्लॉज ए टू ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 15 द फॉलोइंग हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड। जो उनके क्लॉज ए टू ई थे सेक्शन 15 के, उसके लिए इन्होंने सब्सटीट्यूट किया है फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली, फोर्थली एंड लास्टली करके। तो फर्स्टली अपॉन द सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ द प्रीडिसीज्ड एंड द मदर। ठीक है, सेकेंडली अपॉन द फादर एंड हस्बैंड में जाएगा। थर्डली बोलता है हेयर्स ऑफ द मदर के वारिसों में जाएगा। फोर्थली बोलता है कि ये फादर के वारिसों में जाएगा, जैसे उधर फादर पहले थे इधर मदर पहले हो गई हैं। लास्टली अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, और वहाँ पे हस्बैंड सबसे पहले थे, मदर फादर के पहले भी हस्बैंड के वारिसों को प्रेफरेंस दी गई थी। थर्डली का यहाँ जो है वो क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 हैव बीन ओमिटेड। इन्होंने अपने लॉ के लिए फिर सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए ओमिट कर रखा है एंड सेक्शन 23 को भी ओमिट कर दिया है। नाउ हियर आर द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सक्सेशन, जिसमें कि पहला सेक्शन है आपका 18, फुल ब्लड प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड। सीधी सी बात है, फुल ब्लड वाला मिल जाएगा तो हाफ ब्लड वाले को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अब फुल ब्लड में अगर बेटी भी है तो हाफ ब्लड वाला बेटा उसको सुपरसीड नहीं कर सकता है, बेटी को ही राइट दिया जाएगा। सेक्शन 19 बात करता है कि सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट द मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स। 2 से ज़्यादा अगर उत्तराधिकारी उत्तरजीवी होते हैं तो क्या होगा, मोड ऑफ सक्सेशन, इसकी बात की गई है सेक्शन 19 में। सेक्शन 20 इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वॉर्म। अगर उस जो बेबी है वो अभी वॉर्म में ही था, उसने भी बर्थ नहीं लिया है और बंदा इंटरस्टेट मर जाता है तो क्या होगा, उसका वही होगा कि उसको वैसे ही कंसीडर किया जाएगा कि जैसे वो उस बंदे की मृत्यु के पहले उसका जन्म हो चुका हो, उसी तरह से उसको इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी में और लायबिलिटी मिलेगी, और उसको वो सारा इंटरेस्ट उसी टाइम से वेस्टेड हो जाएगा उसके नाम पे व्हेन वो उसके फादर या जो भी उनके एंसेस्टर थे वो डाई होते हैं, सेम वैसे उसको राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ हियर कम्स सेक्शन 21, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। अगर
यकायक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उस केस में माना जाएगा कि जो यंगर है वो एल्डर का सर्वाइवर है, तो उसको दे दिया जाएगा। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 22 दैट इज प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। इसकी बात की गई है, यानी कि कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार। ये कंडीशंस आपकी तीन चार दी गई हैं, तीन कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 22 में। हियर कम्स अ स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द ड्वेलिंग ऑफ हाउसेस। ये ओमिटेड है, तो जो ओमिटेड है उसको हम पढ़ेंगे नहीं। Here comes the section 24. Section 24 talks about the certain widows remarrying may not inherit as widow. खैर इसको हम नहीं पढ़ेंगे because this is also omitted. Now here comes the section 25 which is important also कि a murderer will be disqualified। अगर कोई मर्डरर है जिसने कि अपने एंसेस्टर को, यानी कि जो उनके जिनसे उन्हें प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, उस प्रॉपर्टी के लालच में उन्होंने उसको मार वार दिया है, तो मर्डरर को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स, अगर उत्प्रेरण भी करता है, द कमीशन ऑफ द मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड from inheriting the property of the person murdered or any other property in furtherance in the succession to which he or she committed the abetted commission of the murder। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस है जिसकी हम बात करेंगे विच इज सरिता चौहान वर्सेस चेतन चौहान। इट्स अ केस ऑफ 2007 फ्रॉम बॉम्बे। मर्डर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इनहेरिटेंस, विडो प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर, अबेटमेंट ऑफ द मर्डर of her husband subsequently acquit हो गई थी वो, she would not be disqualified from inheriting property of her husband, she is entitled to grant the succession of the certificate। उसको prosecute किया गया था बट वो acquit हो गई थी, दोष मुक्त हो गई थी, तो अब उससे अधिकार है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अपना हक लेने का, अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने का। अगर ये एक्विट नहीं होती तो इनको कोई भी राइट वाइट नहीं मिलता। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 26 विच इज़ कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड। अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो भाई साहब जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम द सक्सेशन ऑफ देयर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 27 सक्सेशन व्हेन हियर्स disqualified। If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall be devolved if such person had died before the interstate। उसको वैसे ही कंसीडर कर लिया जाएगा जैसे कि इंटरस्टेट मरा था, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब कि ही डजंट एग्जिस्ट फॉर द सक्सेशन। Now here comes the disease, defect etc not disqualifies the person। ऐसा सेक्शन 28 में बोला गया है कि कोई बीमार हो जाता है तो इसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वर्ड्स हैं इसके, वर्ड्स इसके कुछ ऐसे हैं, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट एनी डिजीज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी और सेव एज द provided in this act on any ground whatsoever। Now here comes the राजगामित्व, जिसको जो कि आता है आपका सेक्शन 29 में। फेलियर ऑफ हायर्स इन, इफ एनी इंटर स्टेट हैज़ लेफ्ट नो हायर क्वालिफाइड, अगर उनके पीछे से कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सीड टू हिज हर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व किया जाएगा। सच प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट पास चली जाएगी एंड द गवर्नमेंट शैल टेक द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी ऑफ द हेयर्स वुड हैव बीन सब्जेक्ट। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जिसके पास भी कोई भी लीगल हेयर नहीं है, आपका क्वालिफाइड हेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके हेयर बन जाती है, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, राइट्स लायबिलिटी एंड एवरीथिंग विल बी गो इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो नाउ आई फील इट विल बी द लास्ट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है विच एंड हियर कम्स द चैप्टर 3 विच इज़ टेस्टामेंट्री, यानी कि जिन्होंने वसीयत कर दी है। अब भी जिन्होंने वसीयत कर दी उनका क्या कहना, वसीयत के अकॉर्डिंग से उनकी प्रॉपर्टी डिस्पोज हो जाएगी। Testamentary succession comes under section 30। Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition in the any property which is capable of being disposed of by him or her in accordance with the provisions of Hindu Succession Act 1925, that is something 39 of 1925, and any other law for the time being in force and applicable to the Hindus। Okay, उसके अकॉर्डिंग वो चल जाएगी। मिताक्षरा को पार्सरी जैसी भी वो हो रही हो, चाहे मद्रासी लॉ से हो रही हो। नाउ हियर कम्स द चैप्टर 3 में मात्र एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 30 एंड दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। नाउ हियर कम्स चैप्टर 4 विच कॉल्स अबाउट द रिपील्स, रिपील्ड बाय द रिपीलिंग
It is 31. Repealed by the Repealing and Amending Act 1960, 58 of the 1960 of the फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो शेड्यूल दिया गया है सेक्शन 8 में, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सेक्शन 8 ही क्यों, 15 में भी पड़ती है। उसके बाद जो क्लास 1 क्लास 2 हमने पढ़ा था, क्लास 1 के में हमारा जो क्लास 1 के अकॉर्डिंग जो बंटवारा हुआ था, सक्सेशन चला था, वो चला था सेक्शन 10 में, और क्लास 2 के अकॉर्डिंग चला था सेक्शन 11 में। इन दोनों में ही कोई नहीं मिलेगा तो कॉग्नेट में यानी कि सेक्शन 12 में बंटवारा हो जाता है। क्लास 1 में आते हैं सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ द प्रेडिसीज, सन, डॉटर एंड द प्रेडिसीज, सन, प्रेडिसीज, प्रेडिसीज, इस तरह से इनकी चेंज चलती रहती है। क्लास 2 में आता है फादर, सन, सन्स, सन्स, डॉटर, सन, सन्स, डॉटर्स, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। थर्ड कैटेगरी में आता है डॉटर्स, सन्स, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, सन्स, डॉटर। सो दिस इज चेन, इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। दिस इज अ शेड्यूल, ठंडे दिमाग से कूल काम हो करके इसको देख लीजिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट, और इसके साथ ही हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।